हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के जो 2-3 चैप्टर रह गए थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि ह्यूमन आई के कौन से पार्ट्स रहते हैं, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये रही आपके पास इमेज। तो यहाँ पर ये सामने जो आपको दिखती है आई, वो ये रही आँख। और जो अगर हम देखो यहाँ पर क्या आपको सामने क्या दिखता है, एक आपको दिखता है आइरिस और एक दिखता है आपको प्यूपिल। देखो प्यूपिल जो आपको सेंटर में जो दिखता है ब्लैक सा डॉट सा, मतलब एक होल होता है ये बेसिकली, तो इसे हम प्यूपिल कहते हैं। और इसके जो चारों तरफ आपको सर्कल सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसे ये देखो ये रहा हमारे पास प्यूपिल। और ये पूरी चीज़ जो पोर्शन है ये वाला, इसे कहते हैं आइरिस। ये जो इरिस है या आइरिस कह लो, यही इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्यूपिल का साइज़ कम ज़्यादा होता है, उसको ये आइरिस ही कंट्रोल करता है। और अगर हम आँख है जो आई है इसे हम बाहर निकाल दें तो ये इस तरह की दिखती है। ठीक है, तो ये इस पूरे जो पोर्शन है वो आई, ऐसे आई बॉल कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे जो आइरिस और प्यूपिल दिख रहा था वो यहाँ पर फ्रंट में है, और इसके ऊपर होता है कॉर्निया। इन सब का काम बताऊँगा क्या होता है आपको कुछ देर में, पहले पार्ट समझ लो। ठीक है, कॉर्निया हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास ये आइरिस और प्यूपिल वाली अरेंजमेंट है। उसके पीछे हमारे पास होती है लेंस। जैसे लेंस हम ग्लास बात करते हैं, ये वो लेंस जैसे कैमरा में लेंस होती है, वैसे यहाँ पर भी ये लेंस रहती है। ठीक है, और ये पीछे की तरफ रहा हमारे पास रेटिना। रेटिना क्या है, बेसिकली जहाँ पर हमारी इमेज जो हम चीज़ देखते हैं उसकी इमेज यहीं पर बनती है, रेटिना पे बनती है। और इसके पीछे यह ऑप्टिक नर्व आपको जो दिख रही है, ये बेसिकली ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, और आपको एक और दिखा दूँ एक और बार, ये जो हमारे पास आई बॉल की बात कर रहा था ये वही रहा हमारे पास। आगे की तरफ हमारे पास कॉर्निया था, फिर कॉर्निया के बाद हमारे पास आइरिस और प्यूपिल थे। बट यहाँ पे बीच में एक फ्लूइड सा होता है जिसे हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर भी फ्लूइड होता है, जो आई लेंस के पीछे वाला एरिया है यहाँ पर भी फ्लूइड रहता है, इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और यार रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है आपको बताया था। अब ये जो हमारे पास लेंस है, ये इसका जो कर्वेचर है उसको कंट्रोल करता है कौन, सिलेरी मसल्स होते हैं। जो आई मसल कहा गया, सिलेरी मसल्स होते हैं, यही इस लेंस को कंट्रोल करते हैं, साइज़ को इसको कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, इसी जो हम रेटिना की बात करें यहाँ पे इमेज बनती है, जैसे कि जो लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, जो होल आपको बताया था मैंने ये प्यूपिल वाला, यहीं से लाइट एंटर करती है। मतलब कॉर्निया से होते हुए, इस प्यूपिल से होते हुए लाइट यहाँ पे रेटिना पे फोकस करती है, और जिससे वहाँ पे इमेज बनती है। जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर एक लाइट फोकस करता है स्क्रीन पे, वैसे यहाँ से जो भी लाइट आती है वो सारी फोकस होती है इस रेटिना पे। इसको स्क्रीन आप समझ सकते हो। अब आपको पार्ट्स के बारे में एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आई बॉल जिसकी मैं बात कर रहा था वो 2.3 सेंटीमीटर तक का उसका डायमीटर होता है। और आइरिस आपको मैंने बताया दिया कि प्यूपिल का साइज़ को कंट्रोल करता है। और जो भी इमेज बनती है हमारे रेटिना पे वो हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है। रियल इमेज क्यों, क्योंकि सारी लाइट एक्चुअली में वहाँ पे मीट करती है रेटिना पे, इसलिए रियल इमेज। लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज क्या होते हैं। तो रियल इमेज जब भी बनने के साथ में इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। बट हमें फिर भी जो इमेज दिखती है वो, जैसे अगर हम जैसे मान लो पेन को देख रहे हैं, तो अगर मैं पेन को सीधा देख रहा हूँ तो मुझे पेन एक्चुअली में सीधा ही दिख रहा है, बल्कि जो इमेज बन रही है रेटिना पे वो तो इन्वर्टेड बन रही है। तो ये सारा खेल होता है माइंड का। जो रेटिना होता है वहाँ पे जब भी लाइट फोकस करती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व से होते हुए माइंड की तरफ जाते हैं। तो हमारा माइंड जो है उस इमेज को हमें सीधा करके तो दिखाता है। ठीक है, तो जो सिग्नल्स हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व से होते हुए जा रहे हैं, वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद जो आई लेंस की हम बात कर रहे थे, वो आई लेंस जो वो जेली लाइक मटेरियल होता है उससे बनी होती है। और इसका कर्वेचर जो है वो सिलेरी मसल से कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और ये जो कर्वेचर में जो चेंज आता है आई लेंस के, ये उसकी आंखों की फोकल लेंथ को चेंज करता है। यानी कि अगर जो हम सिलेरी मसल्स की जो सिलेरी मसल्स इस लेंस को कंट्रोल कर रहे थे, वो एक्चुअली क्या करते हैं, फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करते हैं। फोकल लेंथ बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है जहाँ तक आपकी आंख, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक आपकी आंख जो है ईजिली देख सकती है। ठीक है, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। और ये जो एबिलिटी है आंखों की वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, इसे कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर एकोमोडेशन। देखो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एसएससी जेईई के एग्जाम में वो इन चीज़ों से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। अब होता क्या, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स मोशन में होते हैं, तब होता क्या है, जो आई लेंस है वो थिन हो जाती है। थिन मतलब पतली हो जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब कि आप दूर तक की चीज़ों को देख सकते हो इजीली। मतलब कि जब आपको दूर की चीज़ों को देखना होता है तो आपकी जो आई लेंस है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण आपकी लेंस थिन बन जाती है और आप दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हो।
वैसे जब आपकी चीज़ कोई बिल्कुल पास होती है, आपको उसे देखना हो, तो तब क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो लेंस होती है, आई लेंस, वो थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है और आपकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। अब ये फोकल लेंथ कैसे कम हो जाती है, फोकल लेंथ कैसे बढ़ जाती है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और तो डीप में हम जाने भी नहीं लगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वही आपको मेन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे टेक्निकल पोर्शन ये जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वापस पढ़ने का बेनिफिट नहीं हमें। अब आपको मैं बता रहा था कि फोकल लेंथ के बारे में, तो कम से कम एक डिस्टेंस जो आपकी नॉर्मल आई देख सकती है, जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, उसके लिए जो लीस्ट डिस्टेंस, कि कम से कम डिस्टेंस जहाँ तक आंखें बिल्कुल परफेक्टली देख सकती हैं वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ पड़ी तो आप उसको ईजिली देख सकते हो, और पास आओगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, कि जो जैसे कहते हैं किसी की आई साइट कम हो गई है, किसी की ज़्यादा, मतलब किसी को पास की चीज़ें नहीं दिखती, किसी को दूर की चीज़ें नहीं दिखती, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आता है म्योपिया। देखो इन चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको। म्योपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि वो इंसान जिसको म्योपिया की प्रॉब्लम है वो पास की चीज़ों को आराम से देख सकता है, इसलिए नियर साइटेडनेस, बट वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो यानी कि अगर आपकी पास की अगर आपकी नज़र ठीक है, आप दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते, तो आप म्योपिया से सफ़र कर रहे हैं, आपको म्योपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो हमने बात की थी कि जब भी इमेज बनती है, हमारी आंखें देखती हैं, कोई भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। जैसे मान लो ये हमारे पास रेटिना है, ठीक है, जो भी इमेज बनेगी वो इस रेटिना पे बनती है। तो म्योपिया के केस में क्या होता है, वो पर्सन जो म्योपिया से सफ़र कर रहा है उसके केस में क्या होता है, जो भी इमेज बनती है वो रेटिना से थोड़े आगे आगे कहीं पर बनती है, मतलब पूरी जो इमेज है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये जो है मतलब पास की चीज़ दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती, क्योंकि जो दूर की चीज़ होगी वो रेटिना तक पहुंच नहीं पा रही। ये होता है म्योपिया के केस में। तो इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है। कनकेव लेंस को जब यूज़ करते हैं तब बहुत, कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के बारे में हम पहले डिस्कस किया हुआ है, जितनी पावर की ज़रूरत होगी उतनी पावर का कनकेव लेंस को लगाया जाता है। कनकेव लेंस क्या करता है, ये जो इमेज आगे बन रही थी थोड़ा, उसे बिल्कुल रेटिना पर ले जाता है और आँख जो भी इंसान उसको चीज़ें अच्छे से दिखने लगती हैं, ठीक है। तो म्योपिया का आपको ये चीज़ याद रखना कि म्योपिया को और क्या कहते हैं, इमेज कहाँ पर बनती है, कौन सी लेंस से इसको करेक्ट किया जाता है। और म्योपिया अगर आपको कनकेव लेंस यूज़ करोगे हमेशा पावर माइनस में होगी, जैसे -1.25 -1.5 इस तरह की पावर रहती है। अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है उसको दूर की चीज़ें तो दिखती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती। अब यहाँ पर इस केस में क्या, मान लो ये रेटिना है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे जाके बनती है, यहाँ कहीं पर जाकर बनती है। तो इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस इमेज को वापस इस रेटिना पर ले आता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हुआ, इमेज और रेटिना से पीछे जाके बन रही है, और किसकी हेल्प से ठीक किया जाता है, इसको कन्वेक्स लेंस की हेल्प से इसको ठीक किया जाता है, ठीक है। अब प्रेस बायोपिया पढ़ लेते हैं। प्रेस बायोपिया बेसिकली होता है क्या, ये एज के साथ होता है, जैसे जब एज बढ़ती जाएगी उसके साथ ये प्रॉब्लम आती जाती है। कोई भी हो जिसको मतलब 40 ईयर्स के बाद ये हो ही जाता है, तकरीबन सब में हो ही जाता है ये वाली प्रॉब्लम, प्रेस बायोपिया वाली। इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट है थोड़ा दूर चला जाता है, मतलब पास की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो होता किसके कारण है, सिलेरी मसल्स की हम बात कर रहे थे, जो आई लेंस को कंट्रोल कर रहे थे वो वीक हो जाते हैं और वो उस आई लेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते सही से, उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो कई केसेस में क्या होता है कि ना पास की चीज़ें दिखती हैं क्लियरली, ना दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होगा तो बाईफोकल लेंसेज को यूज़ किया जाता है, वरना प्रोग्रेसिव लेंसेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रेस बायोपिया बेसिकली क्या है, एज रिलेटेड प्रोसेस है, एज के कारण होता है। अब एक आता है एस्टिग्मेटिज्म, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आई जो है हमारी वो रेटिना पे जो लाइट को प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाती। जैसे ये रेटिना है तो कभी इमेज यहाँ बन रही है, कभी यहाँ बन रही है, कभी यहाँ, मतलब इस तरह से वो अप डाउन या इस तरह से स्लाइड मोशन रहता है उसका, इमेज का जो भी बनती है रेटिना में। तो इसके कारण क्या होता है, जो भी चीज़ हमें दिखती है वो थोड़ी धुंधली धुंधली दिखती है, ब्लड और डिस्टॉर्टेड इमेज हमें दिखती है, ठीक है। ये एस्टिग्मेटिज्म के कारण होता है। और इसके कारण आई स्ट्रेन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए या तो ग्लासेस लगाए जाते हैं, स्फेरिकल से होते हैं, या कॉन्टैक्ट लेंसेज, या फिर सर्जरी करवाई जाती है, ठीक है। ये था हमारा आई वाले चैप्टर में। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जब से पूछ सकते हैं कि जब भी मतलब कोई आई डोनेट करना चाहता है, जो आई डोनेट करते हैं, तो वो क्या है, जब डेथ हो जाएगी किसी की तो उसके 4 से 6 घंटे यानी कि 4 to 6 आवर्स, इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर वो आंखें जो है निकाल दी जाती हैं इंसान की। जो कहता है कि मुझे आंखें डोनेट करनी है, डोनेट करना चाहता है, तो वो जैसे ही उसकी डेथ होती है तो नियर बाय हॉस्पिटल जो भी होता है वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है और वो आते हैं। 4 से 6 घंटे के अंदर ही आंखें निकालनी होती है, और ये आंखें जो वगैरह निकालते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और वो आंखें निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम बढ़ते हैं अब यहाँ पे जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो हमने सबसे पहले लाइट वाला चैप्टर कवर कर लिया था, अभी आई वाला चैप्टर भी होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल सी बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता ही है, तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा जिससे मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई वायर है जिससे करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर एक यूनिट टाइम, 1 सेकंड की बात करूँ तो 1 सेकंड में अगर मैं इतना एरिया ले लूँ तो 1 सेकंड में इतने एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या 1 सेकंड में इतने एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा वही वहाँ पे करंट होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से और टाइम को T से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कूलम जो होता है वो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी कि एक कूलम चार्ज का मतलब है कि उसमें 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज का हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह के बारे में पता है। तो एक कूलम चार्ज की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये होगा इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 1 एम्पियर करंट की बात करूँ तो 1 एम्पियर करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर करंट का मतलब है, अगर किसी चीज़ में मैं बता रहा हूँ कि 1 एम्पियर करंट है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर 1 सेकंड में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं उस पोर्शन से। ठीक है, तो ये है 1 एम्पियर का मतलब। और करंट को मेजर कैसे किया जाता है, एमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला है I = Q/T, इसे छोटा सा आपका बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा इन 3 चैप्टर से जो SSC में पूछे गए हैं, तो आप वो देख लेना अपने आप। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, वो क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं क्या होता है। देखो अगर मैं ये वायर है मेरे पास जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट ये वाला ले लूँ और एक पॉइंट मैं ये वाला ले लूँ, तो अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो चार्ज, हमने बात की ना करंट क्या है, जो चार्ज को मूवमेंट ही करंट है, तो चार्ज को, जो भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है वही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हुआ, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करवाया जा रहा है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वोल्ट, वर्क डन की हमें पता है जूल, और चार्ज की कूलम हमने डिस्कस किया ही है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, एम्पियर थी करंट की यूनिट, उसको एमीटर से मेजर कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है, वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जो पूछी भी गई है SSC एग्जाम में वो बता दूँ। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इतना आपको पता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, हमें पता है। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, इतना भी पता है। अब प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करें तो नेगेटिव होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे एक और चीज़ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह ओम्स लॉ। इसके बारे में आपको पता होगा, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी वायर जिसमें करंट कैरी, मतलब जिससे करंट निकल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। ये रिलेशन हमें पता था, V = I। बट यहाँ पे होता है कि फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर वगैरह या प्रेशर वगैरह कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तभी ये रूल जो है फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक चीज़, अगर एक वायर है, मान लो ये वायर है और एक ये वायर है, तो इस वायर को आपने रखा हुआ -40 डिग्री सेल्सियस में और इसको आपने रखा हुआ 65 डिग्री सेल्सियस में, तो इन दोनों केसेस में ये दोनों केसेस में सेम रूल नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट का रिलेशन प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक कंडीशन, एक टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए या प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो यहाँ पे रख दो, हाँ यहाँ पे रूल फॉलो करेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम R लगा देते हैं और इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। देखो V = IR, R = V/I, I = V/R, इस तरह कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया था SSC के एग्जाम में कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो R की हमने बात की थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो मतलब करंट फ्लो करे उसको जो अपोज करना, वो रेजिस्टेंस आ गया इस करंट के चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो रो का साइन आ जाएगा, इस रो को आ जाता है रेजिस्टिविटी। तो ये बेसिक से सिंपल सी चीज़ें जो आपसे पूछते हैं SSC के एग्जाम में, ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, तो इन सबको ध्यान से पढ़ो, समझो क्या पूछा गया है वहाँ पर।
अब हम बात कर रहे थे रजिस्टर्स। कई बार क्या होता है कि एक ही रजिस्टर से काम नहीं चलता, एक से ज़्यादा रजिस्टर लगाने पड़ते हैं। तो अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो सीरीज़ का मतलब भी है कि जैसे एक रजिस्टर ये लगा दिया, दूसरा रजिस्टर इसके एंड में लगा दिया, तीसरा इसके एक और एंड में लगा दिया। तो इस तरह से अगर कनेक्शन होगा रजिस्टर्स का तो कहा जाएगा रजिस्टर जो है सीरीज़ में कनेक्टेड है। और जब भी रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो होगा क्या, करंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, करंट सेम फ्लो करेगी सभी रजिस्टेंसेस से। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो जितने भी रेजिस्टेंस है, मान लो 3 रेजिस्टर्स थे तो तीनों को सम कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लो एक रेजिस्टर का सम, एक रेजिस्टेंस था जो रजिस्टर का रेजिस्टर था वो था 5 ओम, एक का था 2 ओम, एक का था 3 ओम। तीनों को ऐड करो, जो भी आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। और वोल्टेज भी इसी तरह से ऐड करें तीनों की। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इस तरह से रहते हैं, मतलब अक्रॉस में कनेक्ट रहते हैं। ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट रहेगा, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट रहेगा। वैसे ही अगर एक और लगा दूं तो उसका पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहेगा, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट रहेगा। तो वो पैरेलल में रहते हैं इस तरह से, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं यहाँ से, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट। सीरीज में था तो करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही थी, अगर पैरेलल में होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट फ्लो करेगी। और यहाँ पर क्या है, जो इनका रेजिस्टर्स होगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/RP के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे करंट को तीनों को ऐड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे वोल्टेज ऐड कर रहे थे, यहाँ पे करंट को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, या पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर क्या है, H=I²RT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हीट, किसी भी रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर होगी, करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टर्स के और टाइम के, तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो पावर कैलकुलेट करते हैं वो पावर किससे कैलकुलेट करते हैं हम, V/I वाले फार्मूले से, वोल्टेज इंटू करंट वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे पावर की जो सही यूनिट है हमारे पास वाट आती है। तो वाट भी कुछ छोटी सी यूनिट है, इसलिए हम किलोवाट में, जब भी आप घर में देखते हो मीटर वगैरह में, तो वहाँ पे किलोवाट में जब भी रीडिंग होती है किलोवाट में ही ले जाती है, क्योंकि वाट तो बिल्कुल छोटी सी यूनिट है। तो हम जो बात करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो तो 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हो आप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसलिए पावर का यूनिट होगी किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट ले रहे हैं और टाइम हो गया आवर। 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट पावर कंज्यूम की जाए तो उसको 1 यूनिट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये था पावर वाला फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं, एक और चैप्टर यहाँ पे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, तो उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, देखो जब भी कोई, हमको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मूव, करंट जो भी ऐसा कंडक्टर जिससे करंट मूव कर रही है या फ्लो कर रही है, तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब इसमें पूछा जो जाता है वो डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि अगर डायरेक्शन निकालनी है वो कैसे निकालोगे। तो वो डायरेक्शन के बारे में आपको बता दूँ तो उसके लिए एक रूल हमारे पास आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और एक आता है हमारे पास जो राइट हैंड थंब रूल है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम थंब रूल की बात करें तो ये आप देख लो, यहाँ पर क्या है कि मान लो हमारे पास ये हमारा थंब है, ये करंट को अगर शो कर रहा है, हमें करंट की डायरेक्शन का पता है। तो अगर हम राइट हैंड को लें, इस तरह से हम रखें राइट हैंड को, तो यहाँ पर अगर ये जो चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है, थंब हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो जिस तरफ से हमारे हाथ मुड़े रहेंगे वो चीज़ हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से करंट इस तरह से होगी तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका थंब जो करंट को बता रहा है तो जो आपके जिस तरफ हाथ मुड़े होंगे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ये हमारे पास थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसी तरह से एक आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि अगर आपका तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच, थंब को, अब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो, अगर आपका थंब जो है, अगर आपका जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, आपके जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है, तो जो आपका थंब होगा वो फोर्स के बारे में बताएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे राइट हैंड रूल की, तो राइट हैंड रूल में क्या है, अगर आपका जो थंब है वो मोशन अगर आपका जो मिडल फिंगर है वो करंट को बताता है, फिर से 4 फिंगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जो थंब है वो मोशन को बताएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपसे अगर पूछ भी लेगा तो वह ये पूछेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वैसे जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें पूछेगा, वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं आज जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और बायो की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो बाकी के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वगैरह, उसकी तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम ये ख़त्म कर रहे हैं अवेयरनेस का टॉपिक, इसके बाद हम फिर से हम टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।